नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आर्ट्स वालों के लिए इतिहास मॉडल सेट नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया टर्म 2 के लिए जो कि मॉडल पेपर आपका क्लास 12 विषय इतिहास हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 में है और जिन जिन विद्यार्थियों का इतिहास आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स वाले, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यार, आप सभी का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखकर आप सभी के लिए जाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए हैं, इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक नहीं किए है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो की ओर। तो क्लास 12 को देख रहे हैं हम लोग, विषय इतिहास मॉडल पेपर टर्म 2 के लिए सेट 1 देख रहे हैं। आपको ये इतिहास में दोस्तों 40 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा सामान्य निर्देश बता दूं दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, मतलब आप सभी को अपने अनुसार अपने शब्दों में लिखना है आंसर। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपको बात किया जाए तो 19। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में दीजिए, लेकिन हम लोग सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर कर दिए है क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है और ये प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें से देना है। और आप लोग को बता दूं, प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब लॉन्ग टाइप आंसर वाले हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है AK फॉर स्टडी के नाम से, दोनों का दोनों ज्वाइनिंग लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना है क्योंकि इस वीडियो के अपलोड होने के 1 दिन बाद आपको यह PDF भी मिल जाएगा। तब तक इस वीडियो को देखकर इन सारे प्रश्नों को समझ लीजिएगा, पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने वाले आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खंड अ को देखेंगे जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो सब बहुत शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि मुगल वंश के संस्थापक जो फाउंडर जो संस्थापक कौन था, तो ये था आपका बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूल दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड में जो कि ये मनाया जाता है दोस्तों, झारखंड के आदिवासियों के द्वारा हूल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए क्वेश्चन। तो 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, ये मेरठ से आपका शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो भारत का संविधान यानी कि हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। तभी तो हम लोग 26 जनवरी को कौन सा डे के रूप में मनाते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ढक्कन के गांवों में रेतों ने बगावत कब की? तो देखिए, ढक्कन के गांव में रेतों ने जो बगावत की थी वो कब की थी? तो 12 मई 1875 को। तो इसे आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो जो मंगल पांडे एक क्रांतिकारी थे दोस्तों, जिनके बदौलत हम लोग आज पूरी आज़ादी से रह पाते हैं और देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है देश के इन वीर जवानों ने। और वीर देखिए, मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी से विद्रोह शुरू किया था। इसे आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखने वाले दोस्तों खंड ब यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा अब ज़्यादा लिखना होगा।
संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब अकबरनामा क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 1 पर देखिएगा, अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। मतलब अकबरनामा जो कि अकबर के बारे में ही लिखा गया है। इसमें दोस्तों अकबर के बायोग्राफी दिया हुआ है जो कि लिखा गया है दरबारी विद्वान किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दिए पहले ही कि अकबरनामा मतलब अकबर की कहानी, इसमें अकबर की बायोग्राफी लिखा गया है। तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया परमाणविक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी। क्योंकि वो जो लेखक थे दोस्तों वो अकबर के दरबारी थे, जिसके कारण अकबर को करीबी से जानते थे और उसके बारे में एक कहानी लिख दी है और जिसे हम लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं, और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच भी थी। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करें। मतलब जो 1857 में जो क्रांति हुआ था दोस्तों, उस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, 1857 के आरंभ में सेना में नई रॉयल एनफील्ड राइफल प्रचलित किया गया। सेकंड नंबर पॉइंट है, इन राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसे दांत से काटा जाता था। तीसरा पॉइंट, कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी की टोपी लगी रहती थी। दोस्तों ये पहले इतिहास में इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, यह भारतीय सेना के धार्मिक भावनाओं की कुर अवहेलना थी। मतलब जो भारतीय सेना के जो धर्म को लेकर काफी ज्यादा भावनाओं को लेकर कुर अवहेलना थी दोस्तों, ये बहुत ही खराब थे। कारतूस की घटना ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का कार्य किया और विद्रोह फूट पड़ा, और इस तरह से एक बार विद्रोह हुआ था 1857 में। नेक्स्ट सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन का कारण बताइए। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। तो देखिए गांधी जी ने असहयोग शब्द का प्रयोग 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया। असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था इसका कारण देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ। मतलब जो भारत में जो ब्रिटिश शासन, आखिर ब्रिटिश अपना धाक जमा पाया था, अंग्रेज यहाँ पर गुलाम बना के हम लोग को रखा था। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोगों के चलते ही ना, यहाँ के लोगों उसको शासन करने दिया तभी ना। सेकंड नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा था, जिसके कारण से गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और जिन्होंने असहयोग आंदोलन लागू किया था, कि असहयोग आंदोलन मतलब उन्हें सहयोग नहीं करना है किसी भी हालत में, अपने वस्त्र अपने सारा कुछ अपने से बनाने लगे। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, मतलब ब्रिटिश को हटना पड़ेगा। और फाइनली यार ब्रिटिश को भागना ही पड़ा, अंग्रेज अपना देश को आज़ाद करके उसे भागना पड़ा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी इसका पहले ही फ्यूचर देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पॉलिटी आपका जो कि राजनीतिक विज्ञान में आपका जो ये संविधान से पूछा गया है, संविधान के ऐतिहासिक पाठ से लिया गया है। मौलिक अधिकार यानी कि जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट कहेंगे दोस्तों, तो मौलिक अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार नहीं रहता है तो कोई भी नागरिक अपना अधिकार सरकार से या किसी भी अपना अधिकार व्यक्त नहीं कर पाता। मौलिक अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, पंथ या जन्म स्थान की स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आप जो धर्म मानते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको अगर मस्जिद जाना है तो मस्जिद के लिए स्वतंत्र है, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के लिए भी स्वतंत्र है। वही चीज़ बताया, आप स्वतंत्र है, मौलिक अधिकार आपका अधिकार, आपका हक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसका आंसर, इस बंदोबस्त की मुख्य विशेषता था कि सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। मतलब किसानों का इसमें कोई रोल नहीं होता था। जब तक जमींदार सरकार के निश्चित लगान देते रहते थे तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। मतलब सरकार भी जमींदार के ऊपर
पूरा यहाँ पर संकल्पित थे। नेक्स्ट देखिएगा, लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें भूमि के मालिक के अधिकार से वंचित किया जा सकता था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उस पर उसके बारे में बताना है। तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने पानीपत के इन इलाकों में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और काबुल के तैमूरी शासक जाहिर उच्छिन मोहम्मद बाबर के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर की सेना ने परास्त किया था। तो इसे आपको याद कर लेना है। ये इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, फरमिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या थी? तो देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों से तैयार की गई रिपोर्ट जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। सेकंड पॉइंट है, यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी जिसमें 800 से अधिक पृष्ठ परिविष्ट के थे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जिनमें जमींदारों तथा रैयतों की अर्जियां अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट राजस्व विवरणों से संबंधित था। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, संताल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड से है। संताल विद्रोह हुआ था दोस्तों, वहीं पर आप लोग देखिएगा, इसके बारे में बताना है। तो 1850 के दशक तक संताल लोग यह अनुभव करने लगे थे कि स्वयं के लिए एक आदर्श संसार की स्थापना करने हेतु जहां उनका स्वयं का शासन हो, जमींदारों, साहूकारों तथा ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उनको कंपनी के अधिकारियों ने ही अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए जंगलों में स्थापित किया गया था। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने उनकी जमीनें छीनना आरंभ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, संतालों से जमीनें छीनने लगे थे, जिनके आदिवासी विद्रोह, संताल विद्रोह, सिद्धू कानू, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। जिस कारण से संतालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और संतालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। उनसे साहूकारों ऊंचे दर पर ब्याज लेते थे। चौथा नंबर पॉइंट, ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण और उत्पीड़न का एक नया दौर शुरू हुआ। इससे संताल लोग अछूते नहीं थे। उन्होंने इस शोषण का जबरदस्त विरोध किया था, जिसे हम लोग संताल विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे? अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था? देखिए, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था क्योंकि अकबर जिस समय सम्राट बना था, मतलब जिस समय वो राजा बना था, उस समय के क्षेत्रों के जन समूह में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें, क्योंकि अकबर उस टाइम का राजा था यार, तो उसके पास सारा कुछ था। उनके राज्य में विभिन्न नीतियों, धर्मों व संप्रदाय दूसरे से घृणा करता था। अकबर ने उन्हें मिटा दिया। अकबर के विषय में लॉरेंस बिनियर ने लिखा है कि एक शासक के रूप में अकबर की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने भिन्न भिन्न राज्यों, विभिन्न धर्मों के समूहों को एक सूत्र में पिरो दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है, यानी कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ है उसमें महात्मा गांधी का क्या रोल था, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो देखिएगा, राष्ट्रपिता, जिन्हें हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस कदर छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद आज देश आज़ाद भी नहीं होता। शांति और अहिंसा के उनके अमर संदेश ने पूरे विश्व की मानव जाति को प्रभावित किया था। कैसे, यहाँ पर समझिएगा। पॉइंट नंबर करके दिया हुआ है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी था। का जन्म अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1891 में उन्होंने इंग्लैंड से वकालत पास की। जी हाँ दोस्तों, 1891 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? वकालत पास किए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए, क्योंकि हथियारों से लड़ा नहीं जा सकता था। ब्रिटिश के पास काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े और खूंखार हथियार थे, जिसके कारण से उन्हें
नियम कानून कायदे से भी हराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके कारण से महात्मा गांधी कानून पढ़ के आए, कहाँ से, इंग्लैंड से, और एक वकालत पास की और पहले राजकोट में और बाद में बम्बई में वकालत करने लगे और 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका आने का मौका मिला। उसके बाद क्या हुआ देखिए आगे कहानी। तो फिर अफ्रीका में उन्होंने गोरों द्वारा, यानी कि गोरों किसको कहेंगे, तो अंग्रेजों को गोरों कहा जाता था, गोरों द्वारा किए जाने वाले रंगभेद नीति का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई। वहीं उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, नमक आंदोलन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे पूरे डिटेल में। उनके प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका की सरकार को दमनात्मक अधिनियम रद्द करना पड़ा, जिससे गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और इस प्रकार से धीरे धीरे गांधी जी और ज़्यादा फेमस होने लगे, लोग उस पर विश्वास करने लगे। 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। फिर क्या हुआ देखिए आगे कहानी। फिर 1917 में उन्होंने नील किसानों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन छेड़ा, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आंदोलन छेड़ा और सफल रहे। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद आंदोलन से उनकी ख्याति बढ़ने लगी। मतलब नील की जो खेती करते थे, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, किसानों से खेती करते थे, कम पैसा में ले लेते थे और उन्हें जब्त कर लेते थे। इनके विरुद्ध महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया था। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही खूंखार हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये 1919 पहला ही इसका इम्पोर्टेंट सवाल था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों। 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इस हत्याकांड के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया। महात्मा गांधी मतलब धीरे धीरे पहले आ रहा था राजनीतिक में, लेकिन जब जैसे देखा कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा उड़ने लगे, तब महात्मा गांधी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाने लगे, जिसके बाद खिलाफत आंदोलन किया। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह से होते हुए भारत छोड़ो आंदोलन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेजों को भगाओ, भारत छोड़ो आंदोलन तक की सभी गतिविधियां गांधी जी से प्रभावित रही है। मतलब गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है देश को आज़ादी दिलाने में। इसी बीच कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी कई बार बता दूं कि दोस्तों जेल भी गया है, लेकिन वे लक्ष्य से नहीं डिगे और तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत को अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी दिलाने में सफल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है। मैं जो एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा देश का जो कानून है, संविधान है, किस प्रकार से है, इससे क्या खूबियाँ है, वही चीज़ बताने बोला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान लिखित तथा विस्तृत संविधान है। सबसे पहला पॉइंट बात करूं तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो लिखित और विस्तृत, विस्तृत कहने का मतलब काफ़ी बड़ा है। और देखिए सेकंड पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा को पीडीएफ आगे हो गया, वाह, हाँ यहाँ से हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें 395 अनुच्छेद, मतलब जो धारा है दोस्तों 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां तथा पूरे संविधान को 24 भागों में बांटा गया है। अभी तो प्रेजेंट टाइम में अभी ये ज़्यादा हो गए, कुछ बढ़ गए हैं। और संविधान को बनाने में कितने वक्त लगा था दोस्तों, कितना टाइम लगा था, ये आपको कमेंट कर देना है। क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम ये पर्सनली आप सभी से पूछे तो कमेंट में आप सभी का आंसर देखना चाहता हूँ। जो कमेंट कीजिएगा उसके कमेंट को मैं लाइक जरूर करूँगा। भारत का संविधान उनके स्रोतों से तैयार किया गया संविधान है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता के नजरिए से देखने के आधार पर यहाँ पर संविधान लागू किया गया है। चलिए, भारत का संविधान आगे हो जाता है पीडीएफ, एक मिनट। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। कहने का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब यहाँ का हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपने प्रभुत्व संपन्न है, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आज़ादी है। समाजवादी मतलब पूरे समाज को देखते हुए समाज के प्रति धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को मानने के लिए आप तत्पर है, उस पर कोई भी नहीं। लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना करता है, मतलब यहाँ पर आपको लोगों के द्वारा चुने गए प्रशासन ही आपको यहाँ पर शासक जमा सकते हैं। भारत में पूर्ण रूप से आंतरिक तथा बाहरी मामलों में प्रभुत्व संपन्न है।
इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर है। तो ये था भारत के संविधान की विशेषता। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। आखिर भारत का भी विभाजन हुआ था दोस्तों। हमारा जो देश है भारत, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये कौन सा देशों से और किस प्रकार से विभाजन हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, कहाँ चला गया यार, आगे पीछे हो जाता है पीडीएफ थोड़ा सा। यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति विश्व इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र तो कर दिया, आज़ाद तो कर दिया, पर उसे दुर्बल बनाने के लिए उसे दो भागों में बांट दिया। और हम लोग जानते हैं वो कौन सा, भारत और पाकिस्तान। बहुत ही बड़ा दुश्मन भारत और पाकिस्तानी में दुश्मनी अभी भी चलते हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। अंग्रेज तो आज़ाद कर दिए, यहाँ अपना काम जितना जब तक कर पाया कर लिया, फिर दुश्मनी फैला दिया। और पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, जिन्हें आज दो भागों में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। इसके प्रमुख कारण निम्न थे। आखिर भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुआ था, इसके कारण देखिएगा। काफ़ी सारा विद्यार्थी को इसके बारे में नहीं पता, देखिएगा बहुत सारा। देखिए, अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जैसे नहीं होता है सुगुनी मामा का षड्यंत्र, महाभारत अगर देखे होंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों का षड्यंत्र किस प्रकार से चला था। भारत विभाजन अंग्रेजों का षड्यंत्र था। उन्होंने भारत को दुर्बल बनाए रखने के लिए इसका विभाजन किया था। मतलब ताकि भारत, जो कि अंग्रेज तो भाग गया अपना कंट्री, अपना देश में, लेकिन भारत हमेशा के लिए दुर्बल रहे, जिसके कारण से उन्हें अलग अलग कर दिया गया। तो देखिए, इसका विभाजन किया गया 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन से आरंभ जान गए थे। अंग्रेज जान गए थे कि उन्हें भारत छोड़ना ही है। जब महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उसके समर्थन में पूरे देशवासियों ने जब समर्थन दिया था, तब अंग्रेजों को लग गया कि अब तो मुझे भारत से भागना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अतः उन्होंने योजना बना ली थी कि यदि भारत को स्वतंत्र करना ही है तो उसे दो भागों में बांट दिया जाए। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों किया, तो इसका कारण देखिएगा। पॉइंट नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना, मतलब मुस्लिम संगठन बनाया गया। अंग्रेजों से प्रेरणा तथा संरक्षण पाकर मुसलमानों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मतलब मुसलमान लोग जो कि भारत में पहले एक ही जैसा थे, और मुसलमान भी हमारे देश के क्रांतिकारी, देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े महारथी जो कि अपना बलिदान दिए हैं, जो कि मुस्लिम में थी। लेकिन अंग्रेज ऐसे कान भर दिए और जिसके कारण से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। मतलब मुसलमान अंग्रेजों के बातों में आके अपना एक धर्म, अपना एक संगठन का रूप दे दिया, और अपने हितों के अंग्रेजों के युक्त बने रहे। और अंग्रेजों द्वारा माले मीठो सुधार में मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देकर सांप्रदायिकता का विकास किया। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तब कानून बन रहा था, तब हमारे देश में अंग्रेज भी थे, और अंग्रेज ने ऐसे कान भर दिए जैसे सुगुनी मामा ने किए थे। तो देखिए, कांग्रेस की दुर्बल नीति क्या था। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जब उस समय कांग्रेस का जब बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस ने लीग को प्रसन्न करने के लिए उसकी अनुचित बातों को मानकर उसे बढ़ावा दे दिया। कांग्रेस का भी यहाँ पर मिस्टेक था। 1916 में लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधि को स्वीकार करके भारत में सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लिया, और इसके बाद खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिलाना CR योजना में लीग की रियायत देना कांग्रेस की दुर्बलता नीति थी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे और क्या था। अंतरिम सरकार की असफलता। तो देखिए, अंतरिम सरकार में कांग्रेस का बहुमत था, और लेकिन लोग कांग्रेस के प्रत्येक काम में बाधा डालती थी। इससे देश में रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा रक्तचाप और दंगों से बढ़ावा मिला। मतलब यहाँ पर दंगा फसाद फिर होने लगा। हिंदू मुस्लिम दंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुका है। अंग्रेजों से बढ़ावा पाकर मुस्लिम लोग पाकिस्तान की मांग को पूरा करवाने के लिए देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। बंगाल और पंजाब में तैमूर और नादिर शाह को अत्याचारों की याद एक बार ताज़ा हो गई। अतः राष्ट्रीय नेताओं ने लाखों बेकसूर लोगों को खून बहाने की बजाय मुस्लिम लोग की लीग की मांग मान लिया, और इस प्रकार से हमारा देश दो देशों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और आज भी इसका दुश्मनी अच्छी से आप लोग को पता होगा, भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति चल रही है। तो आई होप कि आप सभी को यह क्लास मेरा समझाया हुआ आप सभी को पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का सभी के सभी सेटों का सोल्यूशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है AK4 स्टडी,
और व्हाट्सएप ग्रुप AK फॉर स्टडी पर ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहे इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।